इस सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि अल्टीमेटली दिस इज अ कंसेप्ट, क्योंकि दुनिया में जो भी कुछ होता है वो एक कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट का मतलब होता है कोई विचारधारा, और वो विचार आता है और फिर वो धारा बन जाती है, मतलब पब्लिकली उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसी को ही विचारधारा कहा जाता है। तो ये एक कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस कंसेप्ट के पीछे वजह क्या है, एनएफटी को क्यों लाया जा रहा है और एनएफटी आगे भविष्य में क्या कर सकती है, नंबर 1। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी, इस प्रोजेक्ट को जो लोग लेके आए हैं या जो इसके पीछे हमारी कंपनी के बैकबोन है, जो इसके पीछे कंपनी के लोग हैं या एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, क्या वो इतना सक्षम है कि आने वाली इस बिलियन ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री को संभाल पाएगा, टेक्निकली भी और साथ में फाइनेंशियली भी। इन बातों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि अल्टीमेटली ट्रेजर एनएफटी के पीछे किस तरह से कंपनी वर्क कर रही है। उसके बाद हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे इसमें कंप्लीटली कि इसका कंपनी का जो एनएफटी होती है, व्हाट इज एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन, नाम सभी ने सुना है, बट वो होता क्या है और होगा क्या उससे आने वाले समय में, भविष्य में। उसके बाद हम इस कंपनी का प्लान क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और इससे हम कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इन शॉर्ट, वैसे तो सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं, बट मैं कुछ इनपुट जरूर आपको एट लास्ट दूंगा कि जहां से आपकी इनकम ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए, ट्रेजर एनएफटी को, क्योंकि अभी जैसे अजीत भाई ने बताया कि ट्रेजर का मतलब खजाना है, ये वाकई में है तो खजाना ही। इसमें जिन लोगों ने वाकई इनिशिएट शुरू में कर लिया वो आज एक कामयाबी की इतनी बड़ी ऊंचाई तक पहुंचे हुए हैं। मैं कुछ ट्रेनिंग अभी कुछ दिन पहले मैंने बरेली में ऑर्गेनाइज की थी, एंड आई वाज सरप्राइज कि वहां पे एक हमारी ही टीम के एक व्यक्ति जिनको अनफॉर्चुनेटली भगवान ने, ईश्वर ने, उनकी दोनों टांगे बचपन से खराब थी, लेकिन इतनी खुशी हुई कि उन्होंने लेवल 4 अचीव किया केवल और केवल मुश्किल से 2 से 2.5 महीने में। यकीन मानिए, वो शायद मुझे उस समय ऐसा लगा कि जो लोग बहुत सारे बहानेबाजी करते हैं उनको उस जो शख्स है उससे जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर वो इंसान ऐसा कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकते। तो कर आप बहुत कुछ सकते हैं, सिर्फ आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप मान लोगे तो हार होगी और अगर ठान लोगे तो जीत होगी। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सबको पता ही है, ठीक। तो आपने ठानना है, मानना नहीं है। आपने हमेशा सोचना है कि जैसे बहुत सारे लोग सपने तो बहुत देखते हैं, लेकिन अक्सर मैं यही बात कहता हूँ कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा देते हैं। तो आइए ट्रेजर एनएफटी को टेक्निकली जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलूंगा, हालांकि ये स्टोरी बहुत सारे लोगों ने सुनी भी है। दिस इज नॉट ए स्टोरी, दिस इज ए ट्रुथ। ये कंसेप्ट बहुत लोगों ने सुना भी है, बट कुछ मेरे नए दोस्त हैं तो मैं उनके साथ में जरूर साझा करूंगा कि जो एवोल्यूशन ऑफ मनी, जब से ये दुनिया बनी और इंसान पृथ्वी पे आया, उसे अपनी जरूरतों की चीजों को पूरा करने के लिए एक ट्रांजेक्शंस की जरूरत पड़ी। यानी कि दुनिया हमेशा एक चीज ढूंढती आ रही है शुरू से, और उसमें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि मैंने आपसे कुछ लेना है तो आपको मैं कुछ दूंगा और आप उसके बदले में आप मुझे कुछ देंगे। क्योंकि जब ये इंसान दुनिया में आया तो उस टाइम उसको उसकी सबसे पहली जरूरत थी, वो थी अनाज, यानी कि खाने के लिए उसकी रोजी रोटी। उस टाइम उसको मकान नहीं चाहिए होते हैं, मोबाइल फोन नहीं चाहिए होते। उसमें सबसे पहली बेसिक आवश्यकता थी वो थी कि एटलीस्ट जीवन यापन करने के लिए भोजन कैसे मिलेगा। तो वो भोजन मिलने के लिए एक सिस्टम बनाया, दैट इज कॉल्ड वाटर सिस्टम। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वस्तु विनिमय का सिद्धांत। ये हम सभी ने पढ़ा है। आपस में चेंज ऑफ जो भी हमारे पास गुड्स हैं, या मान ली सपोज मेरे को आपसे अनाज चाहिए और आपके पास एक बकरी है तो बकरी मैं लूंगा और अनाज आपको दूंगा। इस तरीके से हमारी दुनिया चलने लगी। लेकिन ये जब चली तो हमेशा जब कोई चीज बनती है तो उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स का सलूशन किया जाता है। उसी सलूशन को हम डेवलपमेंट बोलते हैं। हमेशा कोई भी चीज, आज जिस एंड्रॉइड फोन का आप यूज कर रहे हैं वो डायरेक्टली एंड्रॉइड फोन नहीं बना, पहले बहुत बड़े बड़े फोन भी बनते थे, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई है। तो सेम जब ये सिस्टम शुरू हुआ तो उस टाइम पे एक दिक्कत आई इस समस्या में, इस एक्सचेंज में, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी। और केवल क्वांटिटी
का ही समाधान इंसान इस ट्रांजेक्शन्स में आज तक ढूंढ रहा है और आगे भी ढूंढता रहेगा। क्वांटिटी मतलब सपोज मुझे बहुत थोड़ा सा अनाज चाहिए तो मैं उस बकरी को आधा काट के नहीं दे सकता, यानी कि मुझे आपस में पूरा अनाज ही लेना पड़ेगा, पूरी बकरी देनी पड़ेगी। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए एक नया सिस्टम डिजाइन किया गया। यहाँ पे कुछ क्वाइंस की वैल्यूएशन डिसाइड की गई और वो क्वाइन बनाए गए। शुरू में पत्थर के सिक्के भी थे, चमड़े के सिक्के भी थे, उसके बाद हम गोल्ड क्वाइन पे आए। गोल्ड क्वाइन के माध्यम से, और ये याद रखिएगा, ये सिस्टम किसी भी देश की सरकार ने नहीं बनाया है। ये सिस्टम पूरा जो बनाया है, ये सिस्टम इंसान ने बनाया है और सरकार ने आके सिर्फ इसके ऊपर टैक्स वसूली की है। यानी कि जो भी सिस्टम जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया जाता है, वो सिस्टम और जनता द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसी को ही सुपरहिट प्रोग्राम बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे गोल्ड के सिक्के बने, उसके बाद मेटल्स के क्वाइन बने, लेकिन इन गोल्ड के सिक्कों में जाने में आने में एक दूसरे को, अगेन ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी एंड सिक्योरिटी, दो चीजों की हमेशा आवश्यकता रही है किसी भी ट्रांजेक्शन्स में। नंबर 1 इज क्वांटिटी, नंबर 2 इज सिक्योरिटी। क्वांटिटी, फिर वही दिक्कत आई कि एक जगह से फिर दूसरी जगह शिफ्टिंग में जब हम ट्रांजेक्शन्स को हम लेके जा रहे हैं, मूवमेंट, 3 फैक्टर मैं यहाँ बोलूंगा। नंबर 1 आपका मूवमेंट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे स्थान पे अपना पैसा शिफ्ट करना। उसके अलावा दूसरा क्वांटिटी, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो सिक्योरिटी। अब सोने की सिक्कियां बन गई, वैल्यूएशन भी डिसाइड हो गई, व्यापार चलने लगा और कई सैकड़ों वर्षों तक ये व्यापार चला। लेकिन फिर एक समस्या आई कि जब एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट करते थे तो वहां पे उनको लूट लिया जाता था। तो इस समस्या का समाधान किया गया, जो सिस्टम आज भी बहुत पॉपुलर है, दैट इज कॉल्ड हवाला या हुंडी सिस्टम। उस समय क्या होता था कि एक जगह पे एक व्यक्ति जिसको मूवमेंट करना होता था उन सिक्कों का, वो एक जगह पे उन सिक्कों को रखता था और वहां से एक उसे पर्ची मिलती थी। धीरे धीरे करके 3 समस्याओं का समाधान हमेशा खोजने की कोशिश होने लगी और उसमें रेक्टिफाइड होने लगा, जिसमें कि पहला था मूवमेंट ऑफ द फंड, दूसरा था क्वांटिटी, मात्रा कैसे निर्धारित हो, और तीसरा सिक्योरिटी। बड़ी आसान से दुनिया चलने लगी। धीरे धीरे करके लोगों को बड़ा अच्छा लगने लगा कि अब तो बड़ा इंस्टेंट हो गया, बड़ा अच्छा हो गया। और अचानक से 2008 में इसी ट्रांजेक्शन समस्या को सॉल्व करने के लिए एक ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स कहिए, किसी ने भी जो भी बनाया, एक बिटकॉइन नाम की एक चीज बनाई। और वो बिटकॉइन क्या है आप सभी को पता है, बट डिटेल में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में करूंगा। वो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अब बात आती है कि भाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्यों आई, जब ऑलरेडी हमारे पास इतना अच्छा सिस्टम आ गया कि इंटरनेट की दुनिया की मदद से हम एक जगह से पैसा दूसरी जगह पे भेज रहे हैं, इंस्टेंट रिसीव हो रहा है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मनी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बिटकॉइन क्यों आया? बिटकॉइन आया ब्लॉकचेन की मदद से। तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे कि बिटकॉइन आज ब्लॉकचेन की मदद से इतना बड़ा दुनिया के अंदर एक बहुत ही फाइनेंशियल रेवोल्यूशन लेके आ गया, तो इसी ब्लॉकचेन की मदद से एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन को की मदद से दुनिया के सामने कुछ प्रूफ करने की कोशिश हो रही है, जो मैं आगे कवर करूंगा कि एक्चुअली दुनिया के सामने इस एनएफटी के माध्यम से क्या प्रूफ करने की कोशिश हो रही है। मैं आपको फिर बता दूं, अभी जो एनएफटी का जितना भी ट्रेडिंग है, एनएफटी की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, ये वैसे ही है जैसे 2008 से लेके और 2011-12 एटलीस्ट कम से कम 11 तक, 3 साल तक लोगों ने सिर्फ बिटकॉइन की माइनिंग को इकट्ठा किया था। और जो जानते थे कि आने वाले टाइम में ये ट्रांजैक्शन, आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा, उन्होंने इस बिटकॉइन की माइनिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया और बिटकॉइन की माइनिंग में अपने कंप्यूटर हार्डवेयर, अपनी एनर्जी, अपना पैसा सब कुछ लगाया, जबकि उन्हें सिर्फ रिवॉर्ड में बिटकॉइंस ही मिलते थे। तो उन्होंने पेशेंस रखा और 2011-12 के बाद जब इसने रफ्तार पकड़ी, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस तरीके से डिमांड क्रिएट हुई। वैसे ही कुछ एनएफटी के साथ में भी होने जा रहा है, क्योंकि एनएफटी अभी बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में है।
अभी सिर्फ लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ एक पिक्चर की ट्रेडिंग हो रही है, या जो हम एक पिक्चर देख रहे हैं वो ट्रेडिंग हो रही है। एक्चुअल इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है वो हम एनएफटी के पार्ट में कवर करेंगे। चलिए, तो बिटकॉइन तक मैं आपको लेके आया। इस तरीके से हमने यहाँ पे बिटकॉइन का आगाज हुआ, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से हुआ। अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं आती तो शायद बिटकॉइन नहीं आता। तो बिटकॉइन इज अ प्रोडक्ट, बट उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम करती है दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन। तो अगर ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे कोई भी प्रोडक्ट, बिटकॉइन, इथेरियम, आपका बीएनबी कॉइन, एक्स कॉइन, बाई कॉइन, जेड कॉइन, एन नंबर ऑफ कॉइन, एक बहुत बड़ा भूचाल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एनएफटी को भी आगे ट्रेड किया जाएगा। तो ये क्या कर सकती है ये भी हम आगे देखेंगे। चलिए, उसके बाद ही मैंने कॉइन्स के बारे में डिटेल आपको बता दी। तो डिजिटल एरा, दिस इज बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक लॉन्च हुआ था 2009 में। एक रेवोल्यूशनरी है, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन चलती है। ब्लॉकचेन क्या करती है? एंश्योर करती है ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी। अगेन मैंने आपको फिर दोबारा उसी शब्द पे लेके आऊंगा कि इंसान हर ट्रांजेक्शन के अंदर ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी ढूंढता है। तो यहाँ पे इस वेब3 की मदद से इस जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया गया, जो एनएफटी में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अब वैसे तो खैर सभी लोगों को पता है कि बिटकॉइन का प्राइस इतना क्यों बढ़ता है, किस लिए बढ़ता है, फिर भी मैं थोड़ा सा कुछ लोग बताना चाहूंगा कि बिटकॉइन में एक सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि अगर किसी भी चीज के प्राइस को अप्रिशिएट करना है तो वहां पे उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी सप्लाई को बहुत ही कंट्रोल करना पड़ेगा। तो बिटकॉइन के अंदर एक हाल्विंग प्रोसेस होता है। उस हाल्विंग प्रोसेस का मतलब होता है कि बिटकॉइन के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया, जहां पे 2008 में 50 बिटकॉइन एक ब्लॉक में बनते थे, और हर 4 साल के बाद ये बनने आधी हो गए। अगर हम यहाँ देखें तो 2008 में 50 बनते थे, 2012 में 25 बिटकॉइन बनते थे हर ब्लॉक के अंदर। इसी तरह से 2016 में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं, और आज की डेट में हाँ ये बिटकॉइन धीरे धीरे करके, अगर 2024 में बात करें तो एक ब्लॉक जो 10 मिनट में बनता है उसमें मात्र 3.125 ब्लॉक मतलब बिटकॉइन ही बनते हैं। अगेन सप्लाई को कंट्रोल किया गया। टोटल बिटकॉइन की जो मतलब सप्लाई है वो है 2,10,00,000, ठीक है, 21 मिलियन, और उसमें से मोर देन 90% माइंड हो चुके हैं, और जो लास्ट बिटकॉइन बनेगा वो आई थिंक आज से भी करीब 100-125 साल के बाद बनेगा। जैसे कुंभ 144 साल के बाद मतलब आएगा, तो वैसे ही ये महाकुंभ भी अगले 125 साल तक बनेगा, जब तक शायद 2 पीढ़ियां हम लोग हमारी निकल जाएंगी। चलिए, तो ये ब्लॉकचेन। अब आते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। व्हाट इज अ ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन में क्या होता है कि जो भी डेटा होता है वो एक ब्लॉक के फॉर्मेट में होता है। इसमें एक चेन बनती है। चेन से मतलब होता है कि एक अगला ब्लॉक पिछले ब्लॉक के एक हैश से जुड़ा होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को उस पूरे सर्वर के अंदर या उस डेटा के अंदर कुछ छेड़खानी करनी है तो एक ही बार में सारे ब्लॉक्स के अंदर वो डेटा को टेम्पर्ड करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल काम है। तो इसलिए इसको पूरी तरह सिक्योर माना गया है। तो वापस मैं आपको लेके आता हूँ, ब्लॉकचेन क्यों यूज की जाती है? बिकॉज ऑफ द ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन की सिक्योरिटी के लिए। डिसेंट्रलाइज होता है, डिसेंट्रलाइज इसलिए क्योंकि इसका कोई मालिक नहीं होता। जो ये पूरा का पूरा एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जो कि पब्लिक कंप्लीटली इसको जो गवर्न करती है, मतलब इसको मैनेज करती है, वो कंप्लीटली कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। चलिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेब3। हम वेब3 को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज वेब3, क्योंकि मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि एनएफटी एक ब्लॉकचेन के ऊपर चलने वाला प्रोडक्ट है, और ब्लॉकचेन क्या है, ये एक वेब3 का हिस्सा है। तो देखिए, जब दुनिया में पहली बार इजाद हुआ वेब बोले तो इंटरनेट का पहली बार जब यहाँ पे इजाद हुआ, इंटरनेट दुनिया में आया, तो बहुत ही एक वेबसाइट होती थी, और उस वेबसाइट में केवल जो डेवलपर लोग होते थे वो पार्टिसिपेट करते, यानी कि इसको सिर्फ बोलते थे रीड ओनली वेबसाइट। आप वेबसाइट खोल दीजिए, सामने कुछ आएगा, उसको पढ़ लीजिए, बस खत्म। यानी कि आप अपना कोई भी थॉट प्रोसेस उसके अंदर शेयर नहीं कर सकते थे। उसके बाद एक नया एरा है जिसको बोलते हैं वेब 2.0, जो आज भी चल रहा है, और जिसको पहले फेसबुक और ऑर्कुट जैसी कंपनियों ने लॉन्च किया था। इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने एक ऐसा फीचर दिया कि भाई आप इसमें रीड तो कर ही रहे, लेकिन राइट भी कर सकते हो, डेटा को शेयर भी कर सकते हो, और आज की दुनिया पूरी तरीके से वेब 2 पे निर्धारित हो गई। लेकिन मैं बार बार यही कहूंगा कि जब कोई चीज किसी पर्टिकुलर एक चीज के ऊपर डिपेंड हो जाती है, उसके अधीन हो जाती है,
तो कहीं ना कहीं वो लाभ तो देती है, प्रॉफिट तो देती है, बेनिफिट तो देती है, लेकिन दुनिया के लिए, कम्युनिटी के लिए हार्मफुल भी हो जाती है। जैसे कि आज से पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उनकी सरकार होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके जब लोकतांत्रिक प्रणाली आई, यानी कि एक पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम आया, वोटिंग सिस्टम आया, पब्लिक ने अपनी मर्जी से सरकार चुनना शुरू कर दी, तो ये अल्टीमेटली पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिट हो गया। तो जस्ट समझने के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि वेब 2.0 क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जहां पे जो भी डेटा आप उस पर रख रहे हो या जो भी डेटा आप एक्सेस कर रहे हो, वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के अधीन है। अगर कुछ आसान भाषा में समझना हो तो मुझे लगता है ये दुनिया सिर्फ ईश्वर के बाद, खुदा के बाद, ऊपर वाले के बाद सिर्फ फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियां चला रही हैं। अगर आज वो कहीं अपने सिस्टम उनमें क्रैश आ जाता है या सिस्टम उनके में दिक्कत आ जाती है, तो दुनिया थम सी जाती है। इसी चीज का समाधान 2008 में वेब 3 में निकाला गया। वेब 3 एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसके अंदर आपका जो भी डेटा होता है वो ट्रूली सिक्योर होता है और उसमें डिसेंट्रलाइजेशन होता है कंप्लीटली, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसको समझने के लिए बहुत बड़ा पूरा टॉपिक है ब्लॉकचेन। इतना समझ लीजिए कि डेटा ब्लॉक्स में होता है और वो ब्लॉक्स एक चेन के द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि वेब 2 के अंदर वो डेटा सिर्फ एक सर्वर पे या किसी इंडिविजुअल के पास होता है, जिसकी वजह से वहां पे उस डेटा मैनिपुलेशन होने की संभावना ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक बहुत अच्छी वीडियो यूट्यूब के ऊपर डाली और आपको लगता है ये यूट्यूब की वीडियो पॉपुलर होनी चाहिए, लेकिन यूट्यूब को वो वीडियो आपकी पसंद नहीं है तो वो डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या हो रहा है, वो सेंट्रलाइज सिस्टम है। और अगर कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए कि वो जो डेटा आपने डाला है, वो जो ब्लॉकचेन पे आपने ही डाल दिया, वो आप भी डिलीट ना कर पाओ, यानी कि वो परमानेंट हो जाएगा। और दुनिया जब तक रहेगी, जब तक वो डेटा वो पर्टिकुलर सेव रहेगा, तो ये चीज अगर एक तरह से देखा जाए तो पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि डेटा के मैनिपुलेशन के साथ में ही सारा काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये बेसिकली मैंने कुछ आपको बेस समझाने की कोशिश की कि पर्टिकुलरली अल्टीमेटली अब जैसे कि हमने ट्रांजिशन को प्रूव करने के लिए बिटकॉइन को लेके आए, फिर उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया चलने लगी, फिर आज की डेट में अगर ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हॉस्पिटलिटी में होने लगा, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल गेमिंग इंडस्ट्री में होने लगा, ऐसी किसी भी जगह पे ब्लॉकचेन का इस्तेमाल आज की डेट में हो रहा है। इवन अगर आप देखेंगे, मुझे तो लगता है धीरे धीरे करके आने वाले 10 साल के बाद वेब 2 धीरे धीरे खत्म होगा। इवन फेसबुक भी अपना मेटावर्स लॉन्च कर रहा है। तो ये सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि जहां पे हमें लगता है कि एक चीज से तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत क्लियर। देखिए, इंटरनेट की दुनिया जब शुरू हुई थी, बहुत सारे लोगों को लगता था ये इंटरनेट नहीं चल पाएगा, ये तो वही, वो लोग अभी भी उसी चीज पे थे कि भाई पुराना न्यूज़पेपर आ रहा है, हम उसी को पढ़ेंगे। लेकिन जिन्होंने विश्वास किया इंटरनेट के ऊपर, जिनको मालूम था कि यार इंटरनेट की दुनिया बहुत बड़ी आगे जाएगी, तो किसी ने जावा सीखी, किसी ने बड़ी बड़ी जो आपकी लैंग्वेजेस थी वो सीखी, किसी ने मल्टीमीडिया के कोर्सेज किए। यानी कि जो वक्त रहते टेक्नोलॉजी को पकड़ लेता है, वो 100% कर जाता है, ये कन्फर्म। अब हम बात करते हैं ट्रेजर एनएफटी की, कि व्हाट इज ट्रेजर एनएफटी। देखिए, ट्रेजर एनएफटी क्या है, कि अगर मैं इसके बैकग्राउंड की बात करूं, एक बार अपनी बड़ी स्क्रीन पे ले लेता हूं, आपको मैं यहाँ ही शो कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम कभी मैं आपको पूरा अपना जो सेटअप के साथ जो मतलब आपको ट्रेनिंग दूंगा तो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोस भी बना रखे हैं। ये ट्रेजर एनएफटी दुनिया का ऐसा फर्स्ट कंप्रेहेंसिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग है। बड़ा टेक्निकल वर्ड हो गया, आसान भाषा में कर देता हूँ। ट्रेजर एनएफटी एक ऐसा दुनिया का पहला, आज तक की दुनिया का पहला एक ऐसा एनएफटी, मैं एनएफटी की बात कर रहा हूँ, वैसे तो एल्गो ट्रेडिंग बेस्ड बहुत लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म बनाए हैं, लेकिन एनएफटी की ट्रेडिंग का एक ऐसा ऑटोमेटिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया जो जिसमें कि लोगों को बेनिफिट देने के लिए उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया। अब इसकी हम बैकग्राउंड की अगर बात करें, तो देखिए, एनएफटी की जब ट्रेडिंग शुरू हुई तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें लिक्विडिटी की आती है और प्राइसिंग की आती है। तो उसको इन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक एआई के माध्यम से ऑटोमेटिक, जिसको हमने पढ़ा है कि एआई टूल्स होते हैं, उसके हिसाब से इन्होंने एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर दिया जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिक्विडिटी को मेंटेन करता है। लिक्विडिटी मतलब कितना फंड सिस्टम के पास है, और उसने यहाँ पे एक इस तरह का एल्गोरिथमिक सिस्टम सेट किया कि जब भी आपकी एनएफटी बाई होगी और फिर सेल होगी, तो जब वो सेल होगी तो वहां पे उन्होंने अपनी एक एल्गो लगा रखी है कि मिनिमम 4.3 से 6.8% तक का वो बेनिफिट गेन करेगी ही करेगी वो एनएफटी।
मैं ये भी मानता हूँ कि जो एनएफटीज आपको कलेक्शंस में दिखती हैं कंपनी के, वो एक कंपनी की भी हैं और कुछ अदर देन कंपनीज की भी हैं, लेकिन उसमें एक एल्गो लगा रखी है कि जब भी इवन कभी भी आप जैसे ट्रेड करते हो तो वो दिखाता है एक्सपेक्टेड इनकम इतनी होगी बट कम मिलती है आपको, तो वो वहां पे 1.8% से 4.1% तक आपको दे देता है मैक्सिमम एज पर द लेवल, जो भी आपका लेवल होता है, और उसी और अपना भी बेनिफिट वो सिस्टम ऑटोमेटिकली रख लेता है इस तरीके से। उसके अलावा यहाँ पे कम्युनिटी सिस्टम बनाया गया, कम्युनिटी इंसेंटिव बनाया गया। कम्युनिटी इंसेंटिव क्या है? ये एक पूरा मैकेनिज्म जो है, एक मैकेनिज्म बनाया गया डाउ पे। डाउ क्या बोलते हैं? अगर हम डाउ को बोलेंगे तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है ये, और इस पे कंप्लीट बेस्ड है। इसके अगर आपको डॉग पढ़ने हो तो इसकी वेबसाइट पे जब जाएंगे ट्रेजर एनएफटी की, तो वहां पे डॉग्स के अंदर कुछ जो लोग टेक्निकल लोग इसको पढ़ सकते हैं। इसको जिसको आप व्हाइट पेपर के नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग जैसे जानते हैं कि व्हाइट पेपर होता है एक किसी भी क्रिप्टो करेंसी का, तो माय डियर फ्रेंड इसका भी पूरा एक व्हाइट पेपर है। आप ट्रेजर nft.xyz डालेंगे, मैं भी करके भी दिखा दूंगा लास्ट में। वहां पे डॉग्स आता है, डॉग्स पे जब आप जाएंगे तो वहां पे वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म, पूरा टेक्निकल राइटअप सब कुछ लिखा हुआ है। एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको सारा उसमें दिखेगा कि कौन सी एल्गोरिदम लगा रखी है, कौन सा सिस्टम आर्किटेक्चर लगाया हुआ है, वहां पे आपको सारी चीजें दिखेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेजर एनएफटी यानी कि जो कंपनी का नाम है वो है ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ये कंपनी बेसिकली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए सर्टिफिकेट है। और जैसे अभी अजीत भाई ने कहा था कि कंपनी को तकरीबन 2.25 साल हो गए, तो यस वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अगस्त 2022 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। स्टैब्लिश जो हुई थी ये कोलोराडो, वहां पे पूरा एक यहाँ पे सर्टिफिकेट भी इनको दिया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट यहाँ से दिया गया। ये जो सर्टिफिकेट है ये इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है। इनकॉर्पोरेशन बोले तो कि कंपनी, सबसे पहले आपको कंपनी बनानी पड़ती है जैसे मैंने बताया आपको, और कंपनी बनाने के बाद फिर इन्होंने एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट 2022 में अचीव किया, जिसको बोलते हैं MSB, मनी सर्विसेज बिजनेस। ये सर्टिफिकेट इनको प्राप्त किया, वो भी 2022 में इनको मिला है, और ये बाकायदा इसका CIN नंबर है, जिसको हम लोग बोलते हैं MSB रजिस्ट्रेशन नंबर 31000022। ये नेट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, और इस कंपनी का नाम ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी है, और ये एड्रेस भी इसका दिया हुआ है यहाँ पे। कंप्लीटली MSB सर्टिफिकेशन पूरी डिटेल दी हुई है। MSB होता क्या है? सी फिनसेन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी। इसकी वेबसाइट है fincen.gov। fincen.gov मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यूएस गवर्नमेंट की, और ये जितनी भी, और ये लगभग 1990 में एस्टैब्लिश किया गया है, यानी कि आज लगभग 34 वर्ष पुराना डिपार्टमेंट है। जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में RBI है, सेबी है, IRDA है, वैसे ये डिपार्टमेंट है। और ये क्रिप्टो करेंसी की जो भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस होती हैं उनकी ऑडिटिंग अथॉरिटी है, और साथ में उनको ऑडिट करता है। इसके अलावा ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो फिनट्रैक एक सर्टिफिकेट दिया गया है जो कैनेडियन गवर्नमेंट से लिया गया है, वो इन्होंने ऑलरेडी अभी वैलिडिटी भी इसमें लिखी हुई, और ये सर्टिफिकेट इन्होंने प्राप्त किया हुआ है। तो इस तरीके से ये कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हो गई। बिजनेस पार्टनर की बात करें तो ट्रेजर एनएफटी के बहुत सारे बिजनेस पार्टनर हैं। हमेशा आप लोगों को पता ही है कि काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एक बार जाकर उससे गूगल करिएगा तो आपको दिखेंगी ये कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। जैसे OKX एक्सचेंज आपको दिख रही है, ये दुनिया का टॉप 3 जो डिसेंट्रलाइज Web3 का एक्सचेंज है, काफी बड़ा, और यहाँ NFT की भी ट्रेड होती है। इसके अलावा ABJ जिसको बोलते हैं एंटीवायरस कंपनी जो होती है, यानी कि ये सब Web3 के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और इनके ट्विटर अकाउंट पे भी जाके आप चेक करेंगे तो बाकायदा वहां पे, क्योंकि देखिए ट्विटर एक ऐसा, इंस्टा, यूट्यूब और इन सब पे तो थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहता भरोसा नहीं करना चाहिए, बट उतना नहीं करना चाहिए। बट जो ऑथेंटिक साइट्स हैं लाइक ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये जरूर कुछ ऐसी वेबसाइट है जो विदाउट एनी प्रूफ के इनके पब्लिसिटी नहीं होती, यानी कि थोड़ी सी ये कॉर्पोरेट वेबसाइट्स, कॉर्पोरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जाते हैं, तो प्लीज इनको जरूर फॉलो कीजिएगा। ये OKX जो है ये भी इनका पार्टनर है। पार्टनर इन द सेंस कि किसी न किसी फॉर्मेट में कुछ ना कुछ पार्टनर है, किसी ने कोई टेक्नोलॉजी दी है, किसी ने फंडिंग दी है, किसी ने कुछ सपोर्ट किया है, तो कुल मिला के 35 से 36 इनके एक पूरी बड़ी लॉबी है जो इनके बिजनेस पार्टनर है। इसके अलावा इनकी डिटेल्स अगर हम देखेंगे तो ये डिटेल भी आपको पूरी मिल जाएगी सारी।
जाके आप खुद देख सकते हैं। इवन पॉलीगॉन आपने नाम सुना ही है, तो इन्होंने, क्योंकि आपको भी पता है कि जो एनएफटी ट्रेड होती है वो नॉर्मली पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे ही अभी होती है, सोलाना की बात करते हैं। रूल्स ऑफ ट्रेजर एनएफटी में सभी आपको पता है कि अपना हॉटस्पॉट कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना है, मल्टीपल आईपी यानी कि बहुत सारे आईपी एड्रेसेस और बहुत सारी एक ही मोबाइल में बहुत सारी आईडियां बिल्कुल नहीं यूज करनी है आपको। कम्युनिटी बिल्डिंग करते रहना है, क्योंकि ये कम्युनिटी बिल्डिंग का ही प्रोग्राम, इसमें मैक्सिमम कम्युनिटी बिल्डिंग करती है। व्हाट इज एनएफटी? अभी एनएफटी को हम जरा देख लेते हैं। एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसकी दुनिया में कोई भी दूसरी कॉपी अवेलेबल नहीं है, यूनिक होती हो और जिसको हम डिजिटल फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो, क्योंकि उसी डिजिटल फॉर्मेट में जेपीजी इमेज को, या कोई गाना भी हो सकता है, कोई आर्ट भी हो सकता है, कोई गेम भी हो सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ यूनिक हो, और उसकी ओनरशिप लेने के लिए आप उसे जब ब्लॉकचेन पे डालेंगे तो उसके बदले में ब्लॉकचेन से टोकन मिल जाता है, और वो टोकन ये प्रूफ करता है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। जैसे कि अगर आपकी गाड़ी आपकी है तो उसके बदले में आपको आरसी पे एक रजिस्ट्रेशन, अब मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा डिटेलिंग करूंगा। देखिए, बिटकॉइन किस लिए बनाया गया? बिटकॉइन इसलिए बनाया गया ताकि हम ट्रांजेक्शन की प्रक्रिया को आसान कर सकें, पीयर टू पीयर कर सकें, टाइम लिमिटेशंस ना हो, इंस्टेंट हो जाए, ट्रांसपेरेंसी हो, सिक्योरिटी हो, और साथ में हमारी जो डेटा प्राइवेसी हो वो काफी हद तक सिक्योर हो। और यूज क्या किया गया? ब्लॉकचेन। अब एनएफटी भी एक अगेन कॉन्सेप्ट है जो दुनिया तक जब से बनी है तब से एनएफटी का कंसेप्ट भी चल रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पे बड़े यूनिक चीज की हमेशा नीलामी लगती है, और उस नीलामी के अंदर बोली लगती है। लोग बोली लगाते हैं, जो हायर बोली लगाता है वो उसको ले जाता है। ऑल्दो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे मोनालिसा की पेंटिंग एक ही है, उसकी कॉपी तो बहुत सारी हो सकती है लेकिन पेंटिंग एक है, और वो पेंटिंग जिसके पास है वो शायद अरबों खरबों रुपए की होगी। तो इस तरीके से, या कोई भी ऐसी चीज जो दुनिया में दोबारा क्रिएट नहीं हो सकती हो, और दुनिया में जैसे कि सपोज एप्पल का फर्स्ट फोन, अगर मान लीजिए कि उसके ओनर ने उस पर साइन करके रखा हुआ है तो वो अब दोबारा नहीं मिल सकता, क्योंकि वो अब दुनिया में नहीं है। तो इस तरीके से कोई भी यूनिक चीज जिसको कि हम मतलब डिजिटली क्रिएट करके ब्लॉकचेन पे डाल सकें और साथ में उसकी ट्रेडिंग भी होने लगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर आज से 6 महीने के बाद एक इंडिया पाकिस्तान का मैच होना हो, मान लेते हैं, और वहां पे 1000 टिकट या 1 लाख टिकट है, तो हर टिकट यूनिक होगा, उसका नंबर यूनिक होगा। अगर स्पॉन्सर्ड उन सारे टिकटों की एनएफटी क्रिएट करके और एक्सचेंज पे डाल दे कि भाई साहब जिसको टिकट लेना है वो ले लो, तो साथ में बहुत सारे लोग इसलिए टिकट ले लेंगे क्योंकि एंड टाइम पे वो महंगा हो जाएगा। यानी कि एक नया कंसेप्ट ला दिया गया, ओनरशिप भी क्रिएट कर दी गई और साथ में उसकी ट्रेडिंग भी कर दी गई। अगर हम ऐसे देखें तो बिटकॉइन का प्राइस भी आज 1 करोड़ का हो रहा है। आप बोलोगे सर 1 करोड़ का क्यों हो गया? रीजन ये है कि कम्युनिटी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक कंसेप्ट नॉन फंजिबल टोकन का बहुत पहले से चल रहा है, ओनरशिप का, उसको थोड़ा सा ब्लॉकचेन की मदद से एनएफटी में क्रिएट करने की ये पूरी प्रोसेस इस समय चल रही है। और ऑलरेडी अगर आप कहेंगे कोई नई चीज नहीं है, अगर टॉप 10 एनएफटी की मैं बात करूं तो एक एनएफटी है द मर्ज, ये $91 मिलियन में सोल्ड हुई है। एक एनएफटी है, एक आर्टिस्ट है, डिजिटल आर्टिस्ट, वो उन्होंने 13 वर्षों तक लगभग 5000 दिन मतलब डेली एक पेंटिंग बना के उसका एक बड़ा सा वो बना के कंप्लीट, और उसको $69 मिलियन में बेच दिया। क्लॉक नाम की ऐसी बहुत सारी, इवन देखिए क्रिप्टो पंक देख लीजिए, ये भी लगभग $23 मिलियन से ऊपर की बिकी है। तो इस तरह की एनएफटीज मार्केट में बिकी है। और जब ये ट्रेड कैसे हो रही है दुनिया में, ये अकेला ट्रेजर एनएफटी ही यहाँ मार्केट प्लेस नहीं है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे मार्केट प्लेस है जो अलग अलग है। जैसे आर्ट के लिए सुपर रेयर पे जाइए, मिंटेबल जाइए या फाउंडेशन जाइए। इसके अलावा गेमिंग इंडस्ट्री के लिए गेम पार्टनर है, ठीक है, ये इस तरह से अलग अलग चीजों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए ओपन सी यहाँ पे दुनिया में सबसे बड़ा नाम जरूर आता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लेते हैं, ये डेटा काफी मेरे पास पुराना है, तो इसमें लगभग $64 बिलियन का मार्केट कैप है, जो बढ़ के आज इस $80 बिलियन से ऊपर पहुंच गया है। और आने वाले टाइम में ये लगभग आपका 2025 में उम्मीद है कि ये तकरीबन मुझे तो लगता है करीब $500 बिलियन से ऊपर जाएगा। लोग कहते हैं 300, बट मुझे लगता है $500 बिलियन तक ये मार्केट कैप जा सकता है।
तो अगर इतना मार्केट कैप जाएगा तो ट्रेजर एनएफटी जैसी बहुत सारी कंपनियां ये भी चाहेंगी। मैं अकेले ट्रेजर एनएफटी ही नहीं, यहाँ पे सुपर रेयर भी चाहेगा, यहाँ मिंटेबल भी चाहेगा, इवन फाइनेंस भी इस फील्ड में है एनएफटी की ट्रेडिंग में, वो भी ये चाहेगा कि इसमें से कुछ मार्केट कैपिटलाइजेशन हम ले पाए। लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन उसी का अच्छा होगा जिसके पास बहुत बड़ी कम्युनिटी होगी, जिसके पास एक बहुत बड़ा सिस्टम होगा, वो जरूर इसका बेनिफिट ले पाए। तो आज एक कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो भी आपके सामने दिख रहा है, वो सारा कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम यहाँ पे कंपनी जो मतलब ट्रेजर एनएफटी कर रही है, वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाने के लिए कर रही है, ताकि जैसे आज एक बिटकॉइन, हर आदमी को बिटकॉइन चाहिए, हर आदमी कहता है मैं तो सर चूक गया, मेरे को तो 100 रुपए का मिल रहा था, मेरे को तो फ्री का मिल रहा था, राइट। तो आने वाले टाइम में एनएफटी का भी लोग क्रिएट कर पाएंगे, एनएफटी को सेल कर पाएंगे। एनएफटी में एक बहुत यूनिक फीचर होता है, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी, और ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आधारित होता है कंप्लीटली। रॉयल्टी में ये होता है कि अगर आपने कोई बहुत अच्छा गाना गाया और उसकी एक एनएफटी बना के आपने एग्जाम्पल के तौर पे किसी एक्सचेंज पे डाल दी और उसमें रॉयल्टी फिक्स कर दी है, तो दुनिया में जब जितनी बार भी वो बिकेगी, उतनी बार वो रॉयल्टी ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी की फॉर्मेट में चली जाएगी। आईएनआर में तो नहीं आएगी क्रिप्टो करेंसी की, क्योंकि जो ब्लॉकचेन पे चलता है वो आईएनआर नहीं चलता, या पॉन्ड नहीं चलता, या यूएस डॉलर नहीं चलता, वहां पे यूएसडीटी चलता है, बिटकॉइन चलता है, इथेरियम चलता है। तो इस तरीके से ये पूरा आने वाले टाइम में जो मुझे फ्यूचर स्कोप जो दिखाई पड़ता है, वो एक बड़ा फ्यूचर स्कोप मुझे दिखाई पड़ता है। अब यहाँ प्लान प्रेजेंटेशन की बात करें तो वेरी सिंपल, मैक्सिमम लोग यहाँ पे ज्वाइन ही हैं। यहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन में कंपनी का सिंपल कहना ये है कि दिस इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट प्लान। आप इसको इन्वेस्टमेंट प्लान की तरीके से ट्रीट मत करिए, क्योंकि नॉर्मली इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें दी जाती हैं कि लोग ना चाहते हुए भी पैसा लगाते हैं। पहले वो प्लान ऐसे बनते हैं कि अगर आप $100 लगाएंगे तो आपको ½ % मिलेगा, $1000 लगाएंगे 2% मिलेगा, तो आदमी ऑटोमेटिकली, बट यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया गया है। यहाँ मिनिमम 50 यूएसडीटी से लेके और 1000 यूएसडीटी तक आप आईडी लगा सकते हैं, मतलब अपनी आईडी नहीं बोलूंगा मैं इसको, लिक्विडिटी डाल सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ एक्सचेंज। आईडी उसको बोलते हैं जहां पे आपने आईडी लगाई, अब उसमें कंडीशन हो जाती है भाई आप इतने टाइम के बाद ही पैसा निकाल सकते हो, अब आपको 1 साल तक इतना स्टेकिंग का बेनिफिट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड आईडी। बट यहाँ आईडी नहीं है, यहाँ पे आप उसके यूजर बन रहे एक्सचेंज, जैसे कि आज कोटक सिक्योरिटी का एक्सचेंज है, आईसीसी डायरेक्ट का एक्सचेंज है। तो यहाँ पे पहली जो इनकम होती है वो आपकी सेल्फ इनकम होती है, जिसमें आपको स्टार्ट करते हैं ये 1.8% से, और एक बेनिफिट और देते हैं, वो बेनिफिट होता है जैसे आप ज्वाइन करते हैं 150 यूएसडीटी आपके वॉलेट में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। 50 डालेंगे तो भी उतना आएगा, 1000 डालेंगे तो भी उतना आएगा। सोच के देखिए, अगर कंपनी को यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लालच लोगों को देना होता तो कंपनी ये भी कर सकती थी कि अगर आप 50 डालेंगे तो आपको 50 मिलेगा, और 500 डालेंगे तो आपको 400 मिलेगा, कुछ भी ऐसा कर सकती थी। तो बट उन्होंने वहां वो चीज नहीं रखी है, तो मुझे काफी अच्छी लगी ये चीज। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जब आप आते हैं तो आप लेवल 1 पे होते हैं, और इनिशियल फेज पे आप लेवल 1 ही होते हैं, चाहे $1000 से आएंगे, चाहे आप $50 से, 50 यूएसडीटी से आएंगे। आपकी टीम, आपका सेल्फ इनकम स्टार्ट होती है उसी टाइम जिस टाइम आप ज्वाइन करते हैं। आपको 1.8% से 1.9% तक डेली का गेन होता है, जितने का वो ट्रेडिंग अमाउंट उठाता है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर मेरा तो 250 यूएसडीटी है, बट मेरे को तो आज $200 का ही ट्रेड मिला। तो यस, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये एक एल्गो बेस्ड प्रोग्राम है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अमित सलमान जी टॉप आईडी है तो उनके पूरा अमाउंट ही उठाएगा। यहाँ पे वो सिस्टम किसी को नहीं जानता, सिस्टम जानता है उसके पास कितनी लिक्विडिटी है और कितनी उसके अकॉर्डिंग ट्रेड उठनी चाहिए, जिससे कि सिस्टम पे क्रैश ना हो। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उठाता है, और इसको आप अच्छे से मतलब सेटिस्फाइड भी रहिए। ये मत सोचिए आज मेरा ट्रेड नहीं उठा, आज नॉट बुन आया, बिकॉज सिस्टम अपने आप लिक्विडिटी चेक करके, क्योंकि हम सभी का मानना ये सिस्टम हमको नॉट बुन देता है, देता रहे, कोई इशू नहीं है, बट एक सिस्टम लंबे समय तक सस्टेनेबिलिटी मोड में चलना चाहिए, और सस्टेनेबिलिटी तभी बनेगी जब लिक्विडिटी प्रॉपर, मतलब उसके अंदर प्रॉपर रहेगी। अगर लिक्विडिटी प्रॉपर नहीं होगी तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हम आगे बढ़ते, सेल्फ इनकम के बाद हमारी स्टार्ट होती है रेफरल इनकम। रेफरल इनकम आपको पता है अभी जो चल रहा है वो 100 यूएसडीटी पे 10,
150 पे 28 और उस पे आपका 200 एंड अबव पे 38। तो अपन को ज्यादा किसी से, जैसे अभी अजीत भाई ने कहा कि हमें कोई किसी से ज्यादा रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि आप 1000 यूएसडीटी लगाएं। हम क्लियर बोलिए कि सर नो नीड टू इन्वेस्ट मोर देन 100 और 150 यूएसडीटी, आपको नहीं करना, क्योंकि दोस्त कमीशन आपको उतनी ही आनी है। तो आप अपनी तरफ से क्यों किसी को बोलेंगे कि 1000 यूएसडीटी लगाएं। लेट देम अंडरस्टैंड, लेट देम ट्राई 3 और 4 डेज, 3-4 दिन 5 दिन वो समझ लें। आप उनकी मदद जरूर करिए सिस्टम को समझाने में, सिस्टम को बताने में। वंस दे सेटिस्फाइड, उनको लगता है कि अब हम सिस्टम पे 500 यूएसडीटी डालना चाहते हैं, दे उनकी विश है, वो अपने से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्टार्ट होता है टीम कमीशन। टीम कमीशन लेवल वाइज होता है। लेवल वाइज कैसे होता है, बस एक एग्जांपल में देके आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे लेवल 2 से स्टार्ट होता है आपका टीम कमीशन। अब इसमें टीम कमीशन में छोटा सा कंफ्यूजन जो मैंने लोगों को फेस किया है वो ए, बी और सी से होता है, क्योंकि नॉर्मली नेटवर्क मार्केटिंग में लोग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जानते हैं। तो यहाँ पे ए मतलब आपका लेवल 1, बी मतलब आपका लेवल 2, सी मतलब आपका लेवल 3। तो आपके लेवल ए से 12% आता है, लेवल 2 से 5% और लेवल 3 से 2%। लेकिन लेवल 2 पे पहुंचने के लिए आपको बहुत छोटा सा काम करना पड़ता है। 3 आप डायरेक्ट लगा दीजिए और 5 उनकी मदद से लेवल 2 और लेवल 3 पे 5 लोग कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ 8 लोग कर दीजिए। अपनी आईडी 500 यूएसडीटी की कर दीजिए। आपका टीम कमीशन स्टार्ट हो जाता है, जो 19% से स्टार्ट होता है और आखिर में जब लेवल 6 आप पहुंचते हैं माय डियर फ्रेंड, तो तकरीबन 36% तक आप यहाँ से टोटल कमीशन गेन करते हैं, जो बहुत ह्यूज होता है। समझने वाली बात यह है कि जब आप लेवल 6 पे पहुंचते हैं तो जरा देखिए कि लेवल 1 से 18% अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट। अब लेवल 1 पे मान लेते हैं आपके 50 लोग, तो बट नेचुरल है कि बी लेवल पे आपके 200 लोग, 300 लोग हो सकते हैं। और अगर बी पे 300 लोग हैं तो सी पे जाते जाते कम से कम 1100 लोग हो सकते हैं। उनकी 1100 लोगों की इनकम का 8%। चलिए लेवल 6 अगर नहीं भी अचीव कर पाते हैं तो लेवल 5 पे भी देखिए 7%। लेवल 3 का केवल 1% का डिफरेंस है। तो जितना लेकिन हाँ 3 लेवल के बाद बेनिफिट नहीं मिलता। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज नॉट एमएलएम प्लान, क्योंकि 3 लेवल के प्लान तो हर मार्केट में, हर जगह, हर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बनाए जाते हैं। इसके अलावा सैलरी अपग्रेडेशन, यहाँ पे आप अपनी कंपनी से सैलरी भी ले सकते हैं और जिसमें कि 15 डायरेक्ट, यहाँ पे 6 एम्बेसडर तक आप जाते हैं। अगर आप फर्स्ट एम्बेसडर बनते हैं 15 डायरेक्ट लगा दीजिए। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि कंपनी ने बोला कि कोई बात नहीं, आप 500 अपना नहीं रखना चाहते, 1000 आप नहीं रखना चाहते यूएसडीटी अपनी आईडी पे मत रखिए। आप मात्र 100 यूएसडीटी से स्टार्ट करिए और 100 यूएसडीटी वाले लोग जोड़ते चले जाइए। जैसे 75 लोग आपकी टीम में होंगे तो आपको 240 यूएसडीटी की सैलरी हर महीने। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो लगभग मुझे लगता है मोर देन 1 ईयर से ज्यादा हो गया जो लगातार सैलरी यहाँ पे ले रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी ले रहा हूँ, मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब मुझे भी हर महीने पिछले 8 महीने से सैलरी लगातार मैं ले रहा हूँ। इसके अलावा ट्रेजर एनएफटी, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये ट्रेजर एनएफटी का एक इनकम बिल्डिंग प्रोग्राम है। प्रॉफिट करिए, ग्रो करिए, लेकिन इसके लिए आपको जरूरी है लर्न करना, बिकॉज लर्निंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर अर्निंग। अगर आप लर्निंग नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। कहते हैं पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। इसके अलावा हम देखेंगे ट्रेजर एनएफटी के बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स भी हैं। एक स्लाइड यहाँ मिस हो गई, यहाँ पे मैं आपको फिर बाद में कभी दिखाऊंगा, जिसमें फ्यूचर प्लान एक इकोसिस्टम बिल्टअप करने का है कंपनी का। कि कंपनी एक इकोसिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम, जैसे बाइनेंस एक अपने आप में इकोसिस्टम है, जहाँ पे आप कॉइन को ट्रेड कर सकते हो, कॉइन को लॉन्च कर सकते हो, कॉइन को स्टेक कर सकते हो, कॉइन को विड्रॉल कर सकते हो। दिस इज ऑल कॉल्ड इकोसिस्टम। तो कंपनी अपना इकोसिस्टम पे प्लान कर रही है, फॉर्च्यून 500 में आने की तैयारी कर रही है। 300 मिलियन कस्टमर का कंपनी का टारगेट है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कंपनी के कितने यूजर हो गए, तो इसका बहुत आसान तरीका है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए तो वहां 1 मिलियन दिखते हैं और उसके बाद सीधा 5 बिलियन का आंकड़ा आएगा। तो मैं मान सकता हूँ कि लगभग, क्योंकि 1 मिलियन दिखे हुए भी मुझे शायद 2-2.5 महीने हो गए, तो मुझे लगता है करीब 35 से 40 लाख, मतलब यहाँ पे तो खाली प्ले स्टोर के एप्लीकेशन हैं। इसके अलावा iOS के अलग हैं। बहुत सारे लोग वेब वर्जन पे भी काम करते हैं। तो हम मान सकते हैं कि 50 लाख से बड़ी कम्युनिटी कंपनी की बन चुकी है। और भी बहुत कुछ है चीजें बताने को, बट टाइम का थोड़ा सा कमी है। और तो मैं अपनी
जो प्रेजेंटेशन है वो यही आपके लिए एंड करता हूँ। डिस्क्लेमर पूरा आपको फिर देना चाहूंगा, अपनी रिसर्च जरूर करिए और जिससे भी आप बात करें उनको भी यही डिस्क्लेमर दीजिए कि सर अपना रिसर्च करिए और अच्छा लगे तो कीजिए। इस तरीके से आप कहेंगे तो यकीन मानिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, मैंने बाद में आपसे जरूर कहा था कि मैं आपको एक टिप दूंगा कि आप कैसे इस सिस्टम से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो एक ही टिप है और वही लास्ट है। वो सिंपल टिप है कि ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट करने पे फोकस करिए। कोई शॉर्टकट नहीं है, जितने ज्यादा आप डायरेक्ट करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। थैंक